अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कानून शहादत ऑर्डर 1984 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्फेशन का टॉपिक और इससे रेलिवेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 43, लेकिन हम इससे रिलेट करके भी साथ पढ़ेंगे सीआरपीसी के जो रेलिवेंट प्रोविजंस है। बिकॉज अगर हम कन्फेशन क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सीआरपीसी को डिस्कस ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 37 के हवाले से है कि कब कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 41 इसके उलट है कि कब कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 38 और 39 के हवाले से हैं व्हेन कन्फेशन नीड नॉट टू बी प्रूव्ड कन्फेशन बिफोर पुलिस, कि कब कन्फेशन हो भी गया हो, अगर कन्फेशन किया भी हो तब भी उसे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि वो इररेलेवेंट तस्वर किया जाएगा कब कि जब वो पुलिस के सामने होगा। और इसी में ही आर्टिकल 39 ही जुडिशल कन्फेशन के हवाले से भी है कि जब कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होगा। फिर आर्टिकल 40 के हवाले से है पुलिस में प्रूव इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज, के एक्यूज से जितनी इंफॉर्मेशन हासिल करेगा पुलिस की जब वो एक्यूज उसकी कस्टडी में होगा तो वो इंफॉर्मेशन प्रूव की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 42 के हवाले से है, 41 पीछे चला गया। एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन व्हेन एक्सटॉर्टेड कन्फेशन इज रेलिवेंट। आमतौर पे क्या है, जो कन्फेशन एक्सटॉर्ट किया जाएगा एक शख्स से तो वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 42 इसकी एक्सेप्शन है और ये बताता है कि कब एक्सटॉर्टेड एविडेंस एक्सटॉर्टेड कन्फेशन भी रेलिवेंट होगा। आर्टिकल 43 के हवाले से है कन्फेशन इन ज्वाइंट ट्रायल, यानी कि जब एक एक्यूज से ज़्यादा एक्यूज का एक ही ट्रायल कंडक्ट होगा, एक ही ट्रायल होगा तो उसे हम ज्वाइंट ट्रायल कहते हैं। तो उनमें से अगर कोई एक एक्यूज कन्फेशन करता है और वो साबित भी हो जाता है तो उसका इफेक्ट है दूसरे एक्यूज के ऊपर आर्टिकल 43 के अंदर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीआरपीसी के अंदर रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन है, 161, जो किस हवाले से है कि जब पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स होती हैं कन्फेशन किया जाता है। सेक्शन 162 के हवाले से है कि उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या होगा। 163 के हवाले से है नो इंड्यूसमेंट इज टू बी ऑफर्ड बाय पुलिस, आगे हम देखेंगे। 164 भी रेलिवेंट है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होगा, जुडिशियल कन्फेशन। और 364 सेक्शन बताता है कि किस तरह कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, तरीक़ेकार बताता है। और सेक्शन 243 और सेक्शन 265E किस हवाले से हैं। 243 किस हवाले से है कि जब ये ट्रायल वाले सेक्शंस हैं तो जब मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है तो उसके बाद भी कन्फेशन हो सकता है, तो वो किस सेक्शन के अंडर होगा। तो उससे रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है, 243। और जब सेशन कोर्ट में होगा तो 265E। वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कन्फेशन का मतलब क्या है। सिंपली एडमिशन ऑफ गिल्ट इज कन्फेशन। इकबाल जुर्म, इस बात का एतराफ़ करना कि हाँ मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है। जब आप आमतौर पे जब अपनी लाइबिलिटी सिविल केसेस में जब अपनी लाइबिलिटी एडमिट की जाती है तो वो क्या है, एडमिशन। लेकिन जब आप ये चीज़ एडमिट करते हो कि येस आई एम गिल्टी, या मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कन्फेशन। तो कन्फेशन को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। अ कन्फेशन इज अ साइंड स्टेटमेंट बाय अ पर्सन इन विच ही एडमिट्स दैट ही हैज कमिटेड अ पार्टिकुलर ऑफेंस। कन्फेशन क्या है, एक साइंड स्टेटमेंट है। इससे सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कन्फेशन ओरल नहीं होगा। कन्फेशन हमेशा किस तरह होगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा और इसे लिखा जाएगा। और लिखता भी कौन है, इसे मजिस्ट्रेट लिखेगा और फिर उसके ऊपर एक्यूज के सिग्नेचर होंगे। आगे हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये किस किस्म की स्टेटमेंट होगी, जिसमें जो शख्स है जो एडमिशन कर रहा है वो ये एडमिट करता है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो ये सेइंग भी आपने सुनी होगी कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। बिकॉज एडमिशन जो है एक वाइडर टर्म है और कन्फेशन बहुत ज़्यादा नैरो टर्म है उसके हवाले से। तो इकबाल जुर्म करना, इस चीज़ का एतराफ़ करना कि मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसके जो आर्टिकल्स रेलिवेंट हैं इस टॉपिक के हवाले से उसे हम देखेंगे। सबसे पहला कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जो किस हवाले से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब है, यानी कि खुद को इंक्रिमिनेट करना, कोई ऐसी स्टेटमेंट देना कि जिससे उस शख्स के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो सकती है, उसे कोई सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है इस हवाले से। नो पर्सन व्हेन एक्यूज्ड एन ऑफेंस, कोई भी शख्स जब उसके ऊपर किसी ऑफेंस का जब इल्ज़ाम है, बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, उससे
कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो अपने ख़िलाफ़ खुद गवाह बने, यानी कि जो उसके ऊपर एक्यूजेशन है, जो इल्ज़ामात है, अगर तो वो एतराफ़ कर लेता है अपनी मर्ज़ी से तो वो तो कन्फेशन है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती कन्फेशन एक्सटॉर्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड बात आपको क्लियर होगी, कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी, वो अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए। तो आम अल्फाज में से हम किस तरह कह सकते हैं, जिस तरह आपने सुना होगा अक्सर, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बिकम हिज ऑन विटनेस, किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ खुद ही गवाह बने। ठीक है, एक तो आर्टिकल 13, दूसरा हमारे पास है आर्टिकल 14, जो क्या कहता है, नो पर्सन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, किसी भी शख्स को टॉर्चर नहीं किया जा सकता उससे एविडेंस सबूत निकलवाने के लिए। ठीक है, तो ये भी कन्फेशन से रेलिवेंट है कि उस शख्स को टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी जुर्म का एतराफ़ करे। जो एक्यूज है उसका यह हक है कि वो खामोशी इख्तियार कर सकता है। ठीक है, तो ये तो दो आर्टिकल्स इससे रेलिवेंट हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 13 और 14 कन्फेशन के टॉपिक से रेलिवेंट हैं। आगे हम CRPC को पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम कानूनी शहादत ऑर्डर के जो रेलिवेंट आर्टिकल्स है उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, सेक्शन 161 CRPC, जो किस हवाले से, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय पुलिस। ये वो सेक्शंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक से रेलिवेंट हैं। जाहिर है जब कोई ऑफेंस कमिट होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस क्या करेगी, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू करेगी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हो सकता है, पुलिस उन तमाम पर्सन्स को एग्जामिन कर सकती है हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पार्टिकुलर केस। वो तमाम लोग कि जिनका पुलिस को लगता है कि ये इस केस के हवाले से इनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो पुलिस उन लोगों को एग्जामिन कर सकती है। तो इन लोगों में जाहिर है एक्यूज तो सर फहरिस्त है। ठीक है, तो एक्यूज को भी एग्जामिन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC। क्या करती है पुलिस, उनको एग्जामिन करती है, किसी भी विटनेस को या किसी भी शख्स को एग्जामिन कर सकती है। इसकी हेडिंग में विटनेस का लफ्ज शामिल है, तो यहाँ हम क्योंकि कन्फेशन के टॉपिक से इसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्यूज लफ्ज मेंशन किया है, बिकॉज वहाँ पर टर्म क्या है, एनी पर्सन जिसको भी उस केस के मुतालिक मालूमात है, तो जाहिर है उसके अंदर एक्यूज भी और इस हवाले से डिसाइडेड केस लॉज भी हैं। ठीक है, कि एक्यूज को भी एग्जामिन कर सकती है पुलिस। एग्जामिनेशन से क्या मुराद है, यानी कि उससे पूछताछ कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और जो उससे सवाल जवाब मिलेंगे उसको पुलिस क्या करेगी, स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड करेगी, लिखेगी। ठीक है, फिर सेक्शन 162 बताता है कि वो जो स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड की हैं उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि उसकी एक तरह से एविडेंशियरी वैल्यू बता रही है। तो सेक्शन 162 तो क्लियरली कहता है कि जिन विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं या किसी भी शख्स के बयान रिकॉर्ड किए हैं, चाहे वो एक्यूज भी है, तो उनका उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन करना भी ज़रूरी नहीं है। और दूसरी क्या चीज़ है, shall not be used for any purpose at any inquiry or trial in respect of any offense। वो जो स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड की हैं अंडर सेक्शन 161, उसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट कोई इंक्वायरी कंडक्ट करता है उसमें भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, उसके अंदर भी वो स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर प्रोवाइडेड करके एक्सेप्शन भी बताई हुई है, तो किस पर्पस के लिए है, आखिर पर रिकॉर्ड क्यों की गई है, may be used for corroboration to contradict such person witnesses। इसका मकसद क्या होता है, ताकि बाद में जो ये बयान विटनेसेस कोर्ट में आकर मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, तो जो बयान उन्होंने पुलिस के सामने दिया है, दोनों बयानों को चेक किया जा सके, उनको कोरोबोरेट किया जा सके कि आया ये शख्स अब कुछ और बयान दे रहा है, जो पहले बयान उसने दिया और अब बयान दे रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, कोरोबोरेशन के पर्पस के लिए ये स्टेटमेंट सिर्फ यूज की जा सकती है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर पुलिस के सामने एक्यूज एतराफ भी करता है कि मैंने कोई जुर्म कमिट किया है, तो 162 और अब पुलिस अगर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी करती है, तो 162 क्लियरली कहता है कि इस स्टेटमेंट को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर इन क्लियर टर्म्स तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर ये चीजें लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 163 भी बड़ा अहम है। ये क्या कहता है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड बाय पुलिस। इसी से रेलिवेंट कौन सा आर्टिकल है आगे हमारे पास, आर्टिकल नंबर 37। ये मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया, इसकी वजह है, इसको सुन लें। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शेल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर और मेक एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज मेंशन आर्टिकल 37 कानूनी शहादत ऑर्डर। ना तो पुलिस ऑफिसर
और ना ही कोई भी और शख्स, पर्सन इन अथॉरिटी की बात हो रही है। पर्सन इन अथॉरिटी किसे कहते हैं, आगे इसको मैंने डिफाइन किया है, आगे चलकर देखेंगे। तो कोई भी शख्स किसी किस्म की इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं कर सकता, वो कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकता जो आर्टिकल 37 के अंदर बताए हुए हैं। तो 163 क्लियरली ये कह रहा है कि पुलिस किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी शख्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शेल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज any person from making in the course of investigation any statement which he may be disposed to make of his own free will। लेकिन अगर कोई भी शख्स, चाहे वो एक्यूज्ड है, विटनेस है, कोई भी पर्सन है, अगर अपनी मर्जी से पुलिस के सामने कोई बयान देना चाहता है तो पुलिस उसको मना भी नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई शख्स, यहाँ पर मेंशन क्या किया है, अपनी मर्जी से अगर कर रहा है, ऑफ हिज ऑन फ्री विल, कोई भी शख्स अगर अपनी मर्जी से पुलिस के सामने किसी किस्म के बयान देता है या देना चाहता है तो पुलिस उसको मना भी नहीं करेगी, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 164, जो किस हवाले से उसको हम हेडिंग दे सकते हैं, जुडिशियल कन्फेशन की हेडिंग दे सकते हैं, कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब भी पुलिस किसी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी पिछला 163 का 2 आपने क्या पढ़ा, क्या पुलिस किसी को मना नहीं करेगी कि वो स्टेटमेंट उसके सामने दे, किसी भी तरीके से मना नहीं करेगी। तो अगर एक्यूज्ड इकबाल जुर्म करना चाहता है, कन्फेशन करना चाहता है, तो क्या होगा, सेक्शन 164 के अंदर क्या हो सकता है, आगे क्या गाइडेंस दी हुई है कि पुलिस उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएगी। ये टाइम कौन सा टाइम होना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा दौरानिया है ये, जब अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, ठीक है। तो तब अगर एक्यूज्ड कन्फेशन करना चाहता है तो फिर क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आएगी और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। It shall be recorded and signed in a manner provided in section 364 CRPC। तो 164 में तो ये बताया हुआ है कि अगर पुलिस के सामने वो कन्फेशन करेगा तो उसकी तो कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ वैल्यू कब है, अगर कोई कन्फेशन करना चाहता है तो पुलिस क्या करेगी, उस शख्स को फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएगी और मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड किस तरह करेगा, इसका तरीकेकार कहां पर बताया हुआ है, 364 ऑफ CRPC के अंदर तरीकेकार बताया हुआ है कि मजिस्ट्रेट उस शख्स को बताएगा कि यू आर नॉट बाउंड, कि आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, और अगर आप कन्फेशन करते हो तो इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होगा, ऐसी ही लैंग्वेज में होगा ताकि वो शख्स ठीक तरीके से समझ सके, और जो उसका रिप्लाई होगा उस शख्स का, एक यानी कन्फेशन की जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, उसको उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, उसी अल्फाज में लिखा जाएगा जिस तरह वो शख्स बयान कर रहा है। और इन द लास्ट क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है वो अपना भी सिग्नेचर करेगा और उस एक्यूज से भी सिग्नेचर करवाएगा। जब शुरू में मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, साइंड स्टेटमेंट है, कन्फेशन क्या है, एक साइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 164 में देखें, आपने ये पढ़ भी लिया, और 364 आपको बता, दोनों में ये बात मेंशन है कि जो कन्फेशन है वो किस तरह होगा, साइंड होगा, जज का भी सिग्नेचर मौजूद होगा और जिसने रिकॉर्ड किया है, और जो एक्यूज है उसका भी सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद होगा। तो एडमिशन तो हम क्या पढ़ते हैं, एडमिशन वो शख्स खुद करता है अपनी प्लीडिंग के अंदर, जो उसने प्लीडिंग लिखी, प्लेंट लिखी या रिटन स्टेटमेंट लिखी, उसमें वो खुद अपने हाथों से कोई चीज़ एडमिट कर लेता है या कोर्ट में आके ओरली कोई चीज़ एडमिट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई शख्स एडमिट करना चाहता है तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट उस चीज़ को लिखेगा, उस चीज़ को उन्हीं अल्फाज में रिकॉर्ड करेगा और फिर अपना भी उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और उस एक्यूज से भी सिग्नेचर करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा कन्फेशन कहाँ हो सकता है, सेक्शन 243 और सेक्शन 265E, जो किस हवाले से हैं कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद कन्फेशन हो, उसके बाद भी कन्फेशन हो सकता है, ठीक है। वो पिछला तो क्या था, 164 में सिर्फ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, सेशन कोर्ट वगैरह के सामने वो कन्फेशन नहीं हो सकता। लेकिन 243 के हवाले से है कि जब ट्रायल मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा, तो जब सबसे पहले ट्रायल कमेंस किस तरह होता है कि जब चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो एक्यूज से पूछा जाएगा, उसको चार्जेस पढ़ के सुनाए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो एडमिट करता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर वो एडमिट कर लेता है तो ये भी क्या है, कन्फेशन ही है, तो फिर उस चीज़ के ऊपर उसको फिर सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह 265 वाले सेक्शंस के हवाले से हैं ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, तो वहाँ पर भी 265E बताता है कि जब सेशन कोर्ट जो है चार्जेस फ्रेम कर लेगा तो उसके बाद उस शख्स को सुनाए जाएंगे पढ़ के एक्यूज को, और अगर वो एडमिट कर लेता है, कन्फेशन करता है, वो प्रूफ हो जाता है, तो फिर क्या हो सकता है, वहाँ पर उसको वहाँ उसकी बेसिस पर उसे कन्विक्शन यानी कि सज़ा दी जा सकती है, ठीक है।
यही बात यहाँ पर है कि अगर वो एडमिट करता है तो फिर उसकी बेसिस पर उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ तक कन्फेशन के हवाले से वो बातें हैं जो सीआरपीसी के हवाले से भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आज हम कन्फेशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हम इन डिटेल उसे कवर करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो रेलेवेंट प्रोविजंस थे कन्फेशन के हवाले से वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए। अब हम कानूनी शहादत ऑर्डर की तरफ आते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे कानूनी शहादत ऑर्डर के जो सेक्शंस हैं, तब अगर जो आपको जिस तरह बात समझ में आती, तो अगर आप इस तरह समझोगे, पहले सीआरपीसी की जिस तरह मैंने सेक्शंस प्रोविजंस रेलेवेंट बता दिए हैं, तब आपको देखिएगा कि आपको अब इन डिटेल किस तरह जबरदस्त किस्म का समझ आता है। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है कन्फेशन से रेलेवेंट? 37, जो क्या बताता है कि कब कन्फेशन रेलेवेंट ही नहीं होगा, इनएडमिसिबल होगा, यानी कि चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने किया है, कहीं पर भी किया है, ठीक है, तो कब वो इररेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। तो आर्टिकल 37 के अंदर कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं। अ कन्फेशन विल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस, कब इनएडमिसिबल होगा? इफ इट वाज कॉज्ड बाय, कि अगर वो कन्फेशन किस किस्म का है? एक्सटॉर्टेड कन्फेशन है, हासिल किया है, निकलवाया है, किस तरह? इफ इट वाज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, उस शख्स को इंड्यूस किया है, परसुएड किया है, किसी भी तरह उसकी मर्जी हासिल की है, या थ्रेट के जरिए। थ्रेट में क्या आ जाएगा कि उसको किसी भी तरीके से डराना धमकाना, या मिसाल के तौर पे उसकी बीवी बच्चों को या उसके घर की औरतों के नाम से उसे डराना धमकाना, या फिर क्या है, और प्रॉमिस में क्या आएगा कि उसे कहा जाए कि ये चीज़ तुम एतराफ़ कर लो और तुम्हें ये फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स होंगे, इफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाज हेल्ड आउट टू द एक्यूज्ड बाय पर्सन इन अथॉरिटी, कौन ये तीनों चीजें करे? पर्सन इन अथॉरिटी, जिस शख्स को उसके ऊपर अथॉरिटी हासिल है। आगे नेक्स्ट में डेफिनेशन है। तो अगर पर्सन इन अथॉरिटी इन तीनों में से कोई भी काम करता है, इफ सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैड गिवन द एक्यूज रीजनेबल ग्राउंड टू सपोज डेट, और वो जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस है, उससे एक्यूज को क्या ग्राउंड मिल सकते हैं कि वो क्या फर्ज कर ले कि कन्फेशन करने से उसको क्या होगा? ही विल गेन एन एडवांटेज, उसे कोई फायदा मिल सकता है, या फिर और अवॉइड एन एवल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर विद रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। टेम्पोरल नेचर का मतलब क्या है? यानी कि वक्ती तौर पे जो प्रोसीडिंग्स जो प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चल रही हैं। तो अगर थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट होगी, कौन करेगा? पर्सन इन अथॉरिटी। वो थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट किस वजह से है? कि जिससे एक्यूज को लगता है कि शायद उसे कोई फायदा मिलेगा, या अगर वो किसी बुराई से जान छुड़ा सकता है, यानी कि अगर उसकी बीवी बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं या उसके नाम पर इसे धमकाया जा रहा है, तो अगर ये कन्फेशन कर लेता है तो इसे ये है कि उन सबकी जान छूट जाएगी वगैरह। तो किसी भी बुराई को रोकने के लिए या फिर किसी फायदे के लिए अगर वो कन्फेशन करता है तो ऐसा कन्फेशन इररेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 37, ठीक है। अब पर्सन इन अथॉरिटी कौन है? कौन शख्स है जो पर्सन इन अथॉरिटी है? पर्सन इन अथॉरिटी, अब इसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं है, और कौन कौन है? पर्सन इन अथॉरिटी इज वन हु इज एंगेज्ड इन एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड, और वन हु इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन हिम। हर वो शख्स जो उस एक्यूज को, उस पर्सन को एप्रीहेंड कर सकता है, पकड़ सकता है, डिटेन कर सकता है, कैद कर सकता है, या प्रोसिक्यूट कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन मुकदमा चला सकता है, या फिर जो उस शख्स को एग्जामिन कर सकता है, यानी कि इवन मजिस्ट्रेट, जज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और अ पर्सन हु ऑफर्स इंड्यूसमेंट टू द एक्यूज एट द इंस्टेंस ऑफ द पुलिस इज अ पर्सन इन अथॉरिटी। हर वो शख्स कि अगर मिसाल के तौर पे पुलिस खुद तो ना इंड्यूसमेंट करे, खुद कुछ नहीं करे, लेकिन किसी और शख्स को उन्होंने अपॉइंट कर लिया कि भाई आप जाएं और इससे बात करें, और वो शख्स उसके साथ उसको कोई थ्रेट करता है या उसके साथ कोई प्रॉमिस करता है या इंड्यूसमेंट किसी किस्म की करता है, तो वो शख्स भी पर्सन इन अथॉरिटी समझा जाएगा, ठीक है। तो सिंपली पर्सन इन अथॉरिटी कौन सा पर्सन है? ऐसा पर्सन कि जो उस शख्स को किसी भी तरह कंट्रोल कर सकता है, एक्यूज को किसी भी तरह कंट्रोल कर सकता है, तो वो शख्स कौन होगा? पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 37 ने आपको क्या बताया? कोई भी ऐसा कन्फेशन जिसमें 3 फैक्टर्स अगर आ जाएं, तीनों में से कोई भी आ जाए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, और कौन करे? पर्सन इन अथॉरिटी। और जिससे आगे ये चीज जरूरी है कि उससे इफेक्ट क्या हो रहा है? उससे इफेक्ट ये हो कि जो एक्यूज है उसे ये महसूस हो कि अगर मैं कन्फेशन कर लूंगा तो मुझे कोई फायदा मिलेगा, या अगर मैं कन्फेशन कर लेता हूं तो मैं किसी बुराई से जान छुड़ा सकता हूं। तो ऐसा कन्फेशन आर्टिकल 37 कहता है कि वो इररेलेवेंट है, उसे कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसी के उलट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 41। ये क्या कहता है? व्हेन कन्फेशन बिकम्स रेलेवेंट। ये सेक्शन ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि जब
कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस शख्स के ऊपर अब किसी किस्म की इंड्यूसमेंट नहीं है, किसी भी किस्म का अब इस शख्स के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, या किसी भी किस्म का अब कोई प्रॉमिस नहीं है, तो इसके बाद अगर वो शख्स कन्फेशन करता है, यानी कि अपनी मर्जी से करता है, तो वो कन्फेशन किस किस्म का होगा? रेलेवेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर केस में एक्यूज के ऊपर किसी किस्म की इंड्यूसमेंट, किसी भी किस्म का अगर प्रेशर था भी, लेकिन बाद में अब कोर्ट सेटिस्फाई हो चुका है कि अब वो प्रेशर जो है ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद अगर जो एक्यूज है वो अपनी मर्जी से कन्फेशन करना चाहता है, तो वो जो कन्फेशन करेगा अब, तो आर्टिकल 41 कहता है कि वो फिर रेलिवेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, केस लॉ देख लेते हैं इस हवाले से। 2021 PLD 843 ये क्या कहता है? अब ये आर्टिकल 37 के हवाले से है। एफिडेविट कंटेनिंग एडमिशन, ये क्या कहता है कि एक कोर्ट के पास एफिडेविट आया, उसमें एडमिशन कोई किया हुआ था। एफिडेविट ऑब्टेन अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ डी सीलिंग द प्रॉपर्टी और अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ रिफ्यूजल टू डी सील द प्रॉपर्टी। अब वो जो एफिडेविट कोर्ट के पास है अभी एडमिशन के हवाले से, लेकिन एडमिशन और कन्फेशन एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। एडमिशन भी किस तरह होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर कौन सा ग्राउंड अट्रैक्ट कर रहा है एडमिशन के हवाले से भी? आर्टिकल 37, तो ये उसके ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, यहां पर क्या था, एक एफिडेविट कोर्ट के पास आया जिसमें कोई चीज एडमिट की हुई थी, किसी लायबिलिटी का एतराफ किया हुआ था। अब कोर्ट को यह बात पता चली कि ये एफिडेविट इस शख्स से किस तरह हासिल किए गए हैं। इस शख्स के साथ एक वादा किया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी को डी सील कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे अदालत के हुक्म पर सील कर दिया गया, तो उस शख्स के साथ ये प्रॉमिस किया किसी भी शख्स ने कि आप ये एडमिट कर लो, और ये एडमिट एक एफिडेविट की फॉर्म में करो, तो आपकी प्रॉपर्टी को डी सील कर दिया जाएगा, और अगर आप एडमिट नहीं करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को डी सील नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेयर लाइक कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द पुलिस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अकॉर्डेड एनी एविडेंशियरी वैल्यू। तो यहां पर इस केस लॉ में कहा कि जिस तरह कन्फेशन में कोई प्रॉमिस थ्रेट होता है अगर आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग, तो वो इररेलेवेंट होता है, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह अगर कोई एडमिशन कोर्ट के पास आएगा सिविल केसेस में और उसमें किसी भी किस्म का प्रॉमिस होगा, तो सेम आर्टिकल 37 की जो कंडीशंस हैं, जो इसेंशियल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो एडमिशन को भी इफेक्ट करेंगे कि अगर एडमिशन कोई इस तरह का आया है कि जिसमें इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस या कोई प्रेशर उस शख्स के ऊपर मौजूद है, तो इन लाइक मैनर, इन सेम मैनर जो एडमिशन है वो भी इररेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक और केस ला है हमारे पास 2020 PLD 523। ये क्या कहता है? वॉलंटरी कन्फेशन ऑफ द एक्यूज, such confession was a relevant fact under कानून शाद ऑर्डर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वॉलंटरी कन्फेशन, यानी कि जो उसने अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से किया है। तो जो फ्री विल से कन्फेशन किया जाएगा तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 MLD 334। ये क्या कहता है? कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। Requirement of confessional statement is that it shall be free from inducement, threat, coercion, and the same shall be true and voluntary. कन्फेशन स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए कि इसमें किसी किस्म की इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोर्शन जबरदस्ती से ना हो, वो अपनी मर्जी से किया गया हो, और दूसरी एक और बात क्या यहाँ पर लिखी है, शेल बी ट्रू, वो सच होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो शख्स झूठ मूठ में कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कन्फेशन होना चाहिए। आर्टिकल 37 इनडायरेक्टली आपको क्या कहता है कि जो कन्फेशन है वो हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से अगर वो शख्स एडमिशन करेगा तो इट विल बी रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 38, 39 और 40 को डिस्कस करते हैं। ये किस हवाले से है? कन्फेशन बिफोर पुलिस या एनी अदर पर्सन, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के हवाले से है। और यही पर कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, आर्टिकल 39 कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होगा, तो जब मजिस्ट्रेट के सामने होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 38 क्या कहता है? कन्फेशन बिफोर पुलिस, पुलिस के सामने किया हुआ कन्फेशन। आर्टिकल 38 बहुत सादा अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहता है। ये क्या कहता है? कन्फेशन बिफोर पुलिस इज एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कोई भी शख्स पुलिस के सामने कन्फेशन करता है तो वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है और उसे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। बिफोर पुलिस का क्या मतलब है? अब ये यहाँ पर कस्टडी लफ्ज मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये कब की बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप फिल्मों में देखते हो, एक हीरो जो है वो विलन को कानून अपने हाथों में लेकर उसे मार देता है, और फिर हाथों पे खून लगा हुआ वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और ये कहता है कि मैंने फलां शख्स को मार दिया।
तो अब मुझे जो भी सजा दी जाए तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो बिफोर पुलिस ये जो कन्फेशन है, उस शख्स की जो स्टेटमेंट है जो वो एडमिट कर रहा है अपनी गिल्ट को, तो आर्टिकल 38 कहता है कि इट इज़ इनएडमिसिबल एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो जो हीरो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएं, 164 ये कहता है। ठीक है, तो पुलिस के सामने किया हुआ जो कन्फेशन है वो इररेलेवेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 39 जो क्या कहता है, कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। एक शख्स अगर पुलिस की हिरासत में है, चाहे वो फॉर्मल अरेस्ट है यानी कि फॉर्मली उस शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है किसी भी जुर्म में, किसी भी वजह से, या उस शख्स को पुलिस किसी भी तरह उस शख्स का आना जाना रोक देती है, उस शख्स को रोक के रखा हुआ है, बिठा के रखा हुआ है, तो उसे भी कस्टडी ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 39। ठीक है, ये क्या कहता है, कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन मेड टू एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस इज एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल एंड नॉट टू बी प्रूव्ड। अच्छा, एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल का लफ्ज उसमें नहीं है, ठीक है, आप बुक से देख लीजिएगा, मतलब उसका यही है। अच्छा, आर्टिकल 39 पिछला जो आपने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें सिर्फ पुलिस की बात है कि पुलिस के सामने किया हुआ कन्फेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कस्टडी में है या नहीं है। अब आर्टिकल 39 मजीद एक्सटेंड हो रहा है। ये क्या कहता है, सिर्फ पुलिस नहीं, किसी भी शख्स के सामने अगर आप कन्फेशन करोगे, किसी भी शख्स के सामने एक्यूज कन्फेशन करेगा व्हाइल द एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, वो पुलिस की हिरासत में है, तो चाहे वो पुलिस के सामने कन्फेशन कर रहा है तब भी उसकी वैल्यू नहीं है, या किसी भी और शख्स के सामने कन्फेशन करेगा तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसे सामने लाने की, आगे बढ़ाने की इस बात को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 39 ही एक्सेप्शन भी बताता है कौन सा शख्स इससे एक्सक्लूडेड है, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अगर वो शख्स मजिस्ट्रेट है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाता है तो वो फिर क्या होगा, रेलेवेंट होगा, तो उसे आगे साबित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी के सामने किया हुआ कन्फेशन जो है वो इररेलेवेंट होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आर्टिकल 39 ही आपको क्या बता रहा है, जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बता रहा है। सेक्शन 164 ऑफ CRPC और आर्टिकल 39 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर आपको क्या बताते हैं कि कन्फेशन कहाँ पर होगा, सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा और वही रेलिवेंट है। जुडिशियल कन्फेशन ही वैल्यूएबल होता है, दूसरा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर एविडेंशियरी वैल्यू को मेंशन भी कर लेते हैं। आर्टिकल 38 और 39 के डिफरेंस मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, दोबारा भी सुन लें। आर्टिकल 38 एक्सप्रेसली किसके बारे में कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बारे में कह रहा है कि पुलिस के सामने जो किया हुआ कन्फेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में है या खुद कोई शख्स पुलिस के सामने हाजिर हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है, तो पुलिस के सामने आकर वो कन्फेशन करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आर्टिकल 39 क्या कहता है, पुलिस या कोई भी और शख्स भी होगा तो तब भी उसके सामने किया हुआ कन्फेशन जो है वैल्यूएबल नहीं है। और आर्टिकल 39 ही जुडिशियल कन्फेशन के बारे में भी बताता है, तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो यहीं पर डिफाइन भी कर लेते हैं जुडिशियल कन्फेशन को और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को। मजीद डिटेल काइंड्स ऑफ कन्फेशन के हवाले से नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे हम। अगला लेक्चर एडमिशन और कन्फेशन के दरमियान डिफरेंस का होगा या फिर इसका होगा, दोनों को हम आगे देखेंगे। जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं, ऐसा कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने होगा वो जुडिशियल कन्फेशन है, जो रेलिवेंट भी है, एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, उसका वेट भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसको कहते हैं, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी शख्स के सामने जो एडमिशन होगा, जो कन्फेशन होगा, तो वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विच इज ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, केस लॉज देख लेते हैं इस हवाले से।